हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिफॉर्म कहते हैं अगर कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल शेप में डिस्टर्बेंस ले आए तो वो चीज़ डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? डिफॉर्म चीज़, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर लेती है। किसी भी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, उसकी शेप में डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो डिफॉर्म हो जाती है चीज़। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन के अंदर कुछ वजूहात की वजह से जो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि जो बोन्स हमारी स्केलेटन में मौजूद हैं वो कुछ जीन्स की या किसी भी वजह से अपने अंदर जो डिफॉर्मिटी लाती हैं, आपस में डिफॉर्म हो जाती हैं, अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर लेती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। ठीक है, और इसकी जो वजहें वजूहात हैं वो वेरिएबल हैं, किसी भी वजह से और ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपको ये हो सकती हैं। या तो आपको ये पैदाइशी होंगी डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, या फिर ये ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं स्केलेटन की। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम आगे आने वाले टॉपिक्स में स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, पहली जो कॉजेज़ है हमारे पास वो है जेनेटिक कॉजेज़। आपको पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो अभी हम 3 पढ़ रहे हैं कॉजेज़ वो हैं जेनेटिक कॉजेज़, हार्मोनल कॉजेज़ एंड न्यूट्रिशनल कॉजेज़। ये देखें, आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है पहले से ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी टॉपिक आए तो आप उसको स्टार्ट करने से पहले ज़रूर उसका ओवरव्यू करें। इसी तरह मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन बेसिकली 3 कॉजेज़ हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। पहली है जेनेटिक कॉजेज़, दूसरी हार्मोनल और तीसरी न्यूट्रिशनल। जेनेटिक कॉजेज़ में हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसमें 4 हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यानी कि 4 बीमारियाँ दी हुई हैं जो हमारे जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पर 4 दी हुई हैं। उसके बाद हार्मोनल कॉजेज़ में ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, नेक्स्ट में न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में ऑस्टियोमेलेसिया, एंड देन उसकी एग्जांपल में क्या आती है? रिकेट्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम ना जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ स्टूडेंट्स वो कॉजेज़ जो जीन्स की बेस पर बनते हैं, ठीक है, जीन्स की वजह से होते हैं। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन में जो जेनेटिक कॉजेज़ हम पढ़ रहे हैं, आप सबको स्टूडेंट्स पता है कि हमारा जो स्केलेटन होता है वो हमारी मदर की वॉर्म में बनता है, और जो हमारी मदर की वॉर्म में जो जीन्स हमारे पास आते हैं मैसेजेस लेके हमारे अंदर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल हमारी जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो बाकी अदर ऑर्गन्स होते हैं वो सारे उसी की बेस पर बनते हैं। हमारे सेल्स, हमारी बॉडी के सब कुछ उसी की बेस पर बनता है। तो जेनेटिक कॉजेज़ में साफ बात वाज़ेह है कि वो डिजीज़ जो आपको उस बेस पर होंगी कि आपकी जो जीन्स है उसमें कोई मसला हो तो उसको हम जेनेटिक कॉजेज़ कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कॉजेज़ में जो हमारे पास फर्स्ट डिजीज़ आती है उसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब होता है कि कट आ जाना किसी चीज़ में। ठीक है, क्लेफ्ट का मतलब कट होता है और पैलेट का मतलब होता है गैप। ठीक है, तो वो डिजीज़ जिसमें हमारे पास पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। गाइस, आपको पता है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला किसे कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं हमारे अपर मैंडिबल को। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास 2 मैंडिबल्स होते हैं, एक अपर मैंडिबल होता है और एक लोअर मैंडिबल होता है। ठीक है, अपर मैंडिबल हमारे हार्ड पैलेट को कहते हैं। तो जब हमारा जो अपर मैंडिबल होता है उसकी कुछ आउट ग्रोथ्स होती हैं हमारे माउथ के इनर साइड पे। ठीक है, तो उस आउट ग्रोथ्स को हम कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, और पेलेटाइन जो अलग से लिखा हुआ है वो हमारे पास मतलब है पेयर ऑफ बोन्स। ठीक है, जो हमारे मैक्सिला को बनाते हैं, उसको पीछे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस जो हमारे पास आता है पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला में और पेलेटाइन के आपस में फ्यूज़ होने की रह जाने की वजह से उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि वो कंडीशन जिसमें हमारे पास मैक्सिला होता है वो रह जाता है किसी वजूहात की वजह से पैलेटाइन के साथ मिलने में या फ्यूज़ होने में उसके साथ, तो उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। उसमें हमारे पास गैप रह जाता है। हमारे पास नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या वो होती है जो हमारे पास हमारे नेज़ल कैविटी हमारी सांस की नाली होती है और उसी के साथ में ओरल कैविटी होती है। ठीक है, उन दोनों का आपस में जो फ्यूजन होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक गैप रह जाता है हमारे पास हमारे माउथ के अंदर। और जिन लोगों को ये बीमारी होती है, जिन लोगों के साथ ये मसला होता है, उनको बहुत परेशानी का सामना होता है। और जब वो कुछ भी खाते हैं, कोई भी फूड वगैरह खाते हैं या कभी भी फीड करते हैं, तो उनका जो फूड होता है वो उनकी नेज़ल कैविटी
और ओरल कैविटी के फ्यूज़ ना होने की वजह से उनके अंदर एक ओपनिंग होने की वजह से इनके लंग्स में चला जाता है, जिसके बाद उनको एस्पिरेशन होती है, निमोनिया होता है। ठीक है, तो क्लेफ्ट पैलेट एक कंडीशन है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कंडीशन है, ये कॉज है, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। आप लोग इससे पहले बताने से पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने जो फ़ोटो शेयर की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर जो है, इसमें हमारे पास एक बच्चा है, उसके अंदर, उसके माउथ के अंदर आप देख सकते हैं एक गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, और इस गैप की वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली आप लोगों को नाम से ही जाहिर है, माइक्रो मतलब छोटा, सिफेली इज रिलेटेड फ्रॉम हेड। जिस तरह हमारे पास एक मिनट, जिस तरह हमारे पास रेनाल का वर्ड यूज़ होता है किडनी के लिए, ठीक है, उसी तरह हमारे पास मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैं बायो में, साइंस में, जो हम डिफरेंट चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह सिफेलिस जो है वो हमारे पास हेड और स्कल या फिर स्कल के लिए इस्तेमाल होता है, छोटा सर, यानी कि जो हमारा स्कल रीजन है उस हम इसको क्लेफ्ट पैलेट को बीमारी की जड़ भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी कॉज करती है। ठीक है, और जो कॉज करती है वो एस्पिरेशन निमोनिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोसिफेली। माइक्रो का मतलब स्मॉल, सिफेली का मतलब हेड और स्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो जिन लोगों का सर मौजूदा नॉर्मल साइज से छोटा रह जाए कुछ जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से, उसको हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। और यहाँ पे हमारे पास रीजंस नहीं लिखे हुए, कॉजेज़ नहीं, सिर्फ एक ही बात बताई हुई कि जेनेटिक कॉज होता है, लेकिन इसके कुछ और भी कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है, इन्फेंट होता है, उसका जो स्कल होता है वो नॉर्मल साइज़ तक ग्रो नहीं कर पाता। तो उसमें जो हमारे पास बेसिक जो आती हैं वजूहात, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो पहले ही आप हमारे पास आता है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। कुछ क्रोमोसोम्स यानी वही सेम बात, जीन्स में ख़राबी, कुछ एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से भी ये ऐसा माइक्रोसिफेली को फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टू द फीटल, यानी कि ऑक्सीजन की कमी अगर किसी इन्फेंट को हो या किसी बेबी को हो जो कि अभी तक अपनी मदर की वॉर्म में है, तो उसको भी माइक्रोसिफेली हो सकती है। ठीक है, इसकी एक और वजह जो कि है कि अगर उसकी मदर जो है वो ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल इंटेक कर रही हैं, तो भी जो इन्फेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। माइक्रोसिफेली की वजह से जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, वो उसका स्कल छोटा होने की वजह से उसको और भी बहुत सारी ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसका एक और बात जो यहाँ पे नहीं मेंशन की हुई वो ये कि माइक्रोसिफेली का इलाज जो होता है वो इनको शुरू के दिनों में ही हो जाना चाहिए, बेबी के बॉर्न होने के कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ्स के बाद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो होता जाता है उसी तरह कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा हो जाता है। आई होप कि एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आर्थराइटिस फिर वही बीमारियों की जड़, यानी कि ये कोई इट इज़ नॉट अ डिजीज सेल्फ, बट इट कैन कॉज मैनी 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, और जो ये डिजीजेस कॉज करती है वो किस तरह की होती है, इन्फ्लेमेटरी एंड डिजेनरेट कर देने वाली डिजीजेस कॉज करती है ये। ठीक है, जो हमारे पास है ये क्रोनिक आर्थराइटिस है। गाइस, आपको पता है क्रोनिक का मतलब होता है कि कोई भी डिज़ीज़ हो जिसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो लेकिन स्लोली हो। ठीक है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी ही बीमारी है जिसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो स्लोली होता है। और डिजेनरेटिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजेनरेटिव? सो गाइस, डिजेनरेटिव का मतलब होता है कि वो बीमारी जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका इफेक्ट भी, उनका फंक्शन भी ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो क्रोनिक है और डिजेनरेटिव है और जॉइंट डिजीज़ है, जिसमें हमारे पास जो कॉज करती है वो जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्मोनल कॉजेज़, यानी कि जो एक बेबी होता है, इन्फेंट होता है, उसके पास अगर डिफरेंट हार्मोन्स जो कि मदर की बॉडी से उस तक पहुंच रहे हैं,
वो सही तरीके से ना पहुँचे या फिर उनमें कोई चेंजेस आ जाएँ, तो उसकी वजह से जो बेबी को जो डिजीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्मोनल कॉजेज़ की वजह से वो डिजीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास आ जाता है, जो पहली चीज़ आती है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये भी इट इज़ नॉट इटसेल्फ अ डिजीज़, बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज। ठीक है, ये कंडीशंस बताती है हमें, जिसमें हमारे पास क्या होता है, बोन रिसॉर्प्शन आउट पेसिस बोन डिपॉजिट, यानी कि बोन्स के अंदर डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, जो मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और ये किसी भी एज में, किसी भी मतलब कि एज एक इंसान की ज़िंदगी में ये उसको किसी भी टाइम पर हो सकती है, या तो उसको ये स्टार्ट में होंगे उसकी लाइफ के, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में या दरमियानी हिस्से में कभी भी उसको ये हो सकता है। ठीक है, जब भी उसकी बॉन्स जो होंगी उसके अंदर डीमिनरलाइजेशन होगी, यानी कि जो बॉन होगी उसका जो मैस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा आप? क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई कमी आएगी। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो कैल्शियम है, मिनरल्स जो हमारी बोन्स को बनाते हैं, अगर उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट आएगी या कोई कमी महसूस होगी तो बोन्स ऑटोमेटिकली अपना रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब तरीके से परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगी। तो ये होता है किसमें है, मोस्टली एजड वुमेंस। अब ये भी एक बात है कि वुमेंस में क्यों होता है, तो गाइस ये विमेंस में इसलिए होता है क्योंकि जो विमेंस होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उन्होंने जो बेबीज़ को वो जो पैदा करती हैं, तो वो किस तरह से, जो बेबी उनकी वॉम में होता है वो किस तरह रहता है, बेबी की बॉन्स किस तरह से बनती हैं, वो इसी तरह से, नो डाउट कि वो जो विमेंस होती हैं वो खाना खाती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं। तो आप कहेंगी मैम के ये बॉन्स इस तरह बनती हैं कि जो मदर होती है वो अच्छी डाइट लेती हैं, अच्छा खाना खाती हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। दुनिया में सारी लेडीज़ की डाइट एक जैसी नहीं होती। तो वो बॉन्स कैसे बनती हैं, उनमें मिनरल्स कहाँ से आते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो मदर की बॉन्स के अंदर से ही निकल कर जाते हैं वो बेबी की बॉन्स के अंदर। ठीक है, तो उस वजह से जो वीमेंस होती हैं उनको ज़िंदगी के ख़ास तौर पर आखिरी लम्हात, आखिरी हिस्से में या आखिरी टाइम पे, तो जो बहुत एजड वुमेंस होती हैं उनको हो सकती है। और इसकी कॉज, एक मेजर फैक्टर जो इसके होने का जो बाइस बनता है वो है एस्ट्रोजन में कमी। एस्ट्रोजन आपको पता है एक सेक्सुअल हार्मोन है। ठीक है, जो कि हमारे पास बोन स्ट्रेंथन में बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म करता है, और फीमेल्स में ये एग प्रोडक्शन का काम करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के 50 साल गुजरने के बाद ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके ख़त्म होने की वजह से जो जॉइंट्स होते हैं उनमें उनके अंदर जो क्या कहते हैं डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं इसके ख़त्म होने की वजह से। ठीक है, तो इसके अलावा और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड करते हैं इस तरह की बीमारियों को, वो यही एक्सरसाइज नहीं होती, पुअर डाइट लेते हैं लोग, और कैल्शियम और प्रोटीन नहीं लेते। स्मोकिंग मेजर फैक्टर है, स्मोकिंग तो और भी बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। और इसको हम क्योर किस तरह कर सकते हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, फेमस एमसीक्यू है ये, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोटिक बॉन्स को सही किया जा सकता है। जो हमारे पास कॉजेज़ होते हैं, न्यूट्रिशनल कॉजेज़ होते हैं जो कि डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर वही कंडीशन यानी कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज़, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर हमारे पास आता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोमलेसिया, यानी कि सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है भला, इसमें भी बिल्कुल सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट। पिछले वाला जो भी हमने पढ़ा है न्यूट्रिशनल कॉजेज से पहले वाला, उससे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट, हार्मोनल कॉजेज से थोड़ा सा डिफरेंट जो है ये हमारे पास न्यूट्रिशनल कॉजेज में हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं। डिसऑर्डर्स इसमें क्या होता है भला, इसमें भी गाइस यही होता है कि जो बॉन्स होती हैं उनमें से जो मिनरल्स होते हैं एडिक्वेट अमाउंट में मिनरल्स नहीं जमा हो पाते बोन्स के अंदर। बोन्स के अंदर जो हमारे पास इसेंशियल सॉल्ट्स होती हैं, कैल्शियम की और डिफरेंट चीज़ों की सॉल्ट्स होती हैं हमारे पास, वो सही अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होने की वजह से बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। और ज़्यादातर ये कौन सी होती हैं, वेट बेयरिंग बोन्स, यानी कि हमारे पास लेग्स और पेल्विस, बटक रीजन हमारा। और इस वजह से, क्योंकि ये बोन्स होती हैं वेट बेयर करती हैं, वेट उठाती हैं हमारी बॉडी का, तो इस वजह से और वीक होने की वजह से ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, अपनी असल जो शेप होती है उसको ख़त्म करके और दूसरी शेप इख्तियार कर लेती हैं, मुड़ जाती हैं, आपस में बेंड हो जाती हैं। ठीक है, और इसका सिम्टम्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इसमें पेन होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसको पेन होती है, अफेक्टेड बोन्स को। एग्जांपल इसमें रिकेट्स की दी हुई है। रिकेट्स हमारे पास बहुत कॉमन और फेमस एग्जांपल है हमारे पास।
या रिकेट्स क्या होती है भाई? रिकेट्स जो होती है एक डिजीज़ होती है जो कि चिल्ड्रन में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो लेग्स होती हैं वो डी शेप्ड हो जाती हैं, बहुत तरीके से होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और डिफॉर्म्ड पेल्विस, डिफॉर्म्ड पेल्विस, पेल्विस आप लोगों को पता है, पेल्विस कहते हैं बटक रीजन को। तो डिफॉर्म, बटक्स डिफॉर्म हो जाती हैं, लेग्स डिफॉर्म हो जाती हैं। और ये किस तरह होती हैं, उसका कॉज क्या है? इसका कॉज है डिफिशेंसी इन विटामिन डी या फिर ऐसी डाइट जिसमें हम कैल्शियम इंटेक ना करें। तो यहाँ पे एक ये लाइन बताने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में कि वो अगर आप लोगों में से किसी से पूछ लिया जाए कि भाई सनलाइट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप लोग बिला झिझक ये जवाब देंगे कि भाई विटामिन डी पाया जाता है। ये हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, देखा भी है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता। सनलाइट में विटामिन्स नहीं होते। हमारे स्किन में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जब हम सनबाथ लेते हैं तो जो हमारी सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तो वो हमारे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्शन शो करते हैं और विटामिन डी में सनलाइट के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं। अगली लाइन लिखी हुई है कि इसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, विटामिन डी के फोर्टिफाइड मिल्क को इस्तेमाल करने से और एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट टू क्योर डिसऑर्डर। तो ये गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।